हेलो, नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज जो अपना टॉपिक है वो है दल बदल कानून। तो टॉपिक की बात करते हैं, दल बदल कानून। ये एक ऐसा कानून है, ऐसा टॉपिक है जो लगातार क्या रहता है, चर्चा में बना रहता है। आज देखो, राजस्थान को लेकर दल बदल कानून चर्चा में है। इससे कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में दल बदल कानून चर्चा में था, उससे पहले मणिपुर में चर्चा में था, तेलंगाना में चर्चा में था। कहने की बात ये एक ऐसा कानून है जो लगातार क्या रहता है, चर्चा में बना रहता है। और इस कानून को बने हुए लगभग 35 साल हो गए। 35 साल तक ये कानून आज तक किसी के समझ में नहीं आया। तो दल बदल कानून की बात करें, इस टॉपिक की बात करें, टॉपिक की कंपटीशन के लिए भी अच्छा है और नॉलेज के लिए भी क्या है, अच्छा टॉपिक है। दल और बदल, बात को दिखने में ऐसे, सोचने में ऐसे लगता है कि बहुत ही इजी काम है। दल बदल, किसी पार्टी को परिवर्तन करने पर दल बदल कहलाएगा। ये इतना इजी टॉपिक नहीं है। तो देखो, दल बदल कानून से संबंधित क्या, किस प्रकार से बातें बनती हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, सारी बातें अपन करेंगे। तो देखो, पहली बात की जाती है दल बदल से संबंधित। तो देखो, भारत का जब संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तो उस समय दल बदल जैसा कोई कानून नहीं था। अर्थात मूल संविधान में दल बदल जैसा कोई कानून नहीं था। क्लियर हो गई बात? तो पहली बात ये लिखी गई कि मूल संविधान में कोई कानून, दल बदल कोई कानून नहीं था। 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू होता है, उस समय दल बदल जैसा कानून नहीं था। अब देखो, इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आवश्यकता पड़ने के पीछे दो मुख्य कारण है। एक तो 1967 की बात की गई है, हरियाणा की। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में एक विधायक था जिसका नाम था गयाराम। और गयाराम नाम का विधायक एक दिन में कितनी पार्टी चेंज कर देता है? 3 पार्टी चेंज कर देता है। कहने की बात है, सुबह का नाश्ता किसी पार्टी के साथ, दोपहर का भोजन किसी पार्टी के साथ, और शाम का डिनर है जो किसी और के साथ और पार्टी के साथ कर ले। तो गयाराम का जो मुहावरा है, ये भारतीय राजनीति में बड़ा लोकप्रिय है और ये मुहावरा दल बदल कानून से संबंधित है। तो 1967 में जब गयाराम का विधायक है जो एक दिन में 3 पार्टी चर्चा बदलता है, तो उसके कारण ये क्या है, आवश्यकता पड़ती है कि दल बदल कानून बनाया जाए। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद वर्ष 1984 की बात है। कब की बात है? वर्ष 1984 में भारत में लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस पार्टी अपना लोकसभा चुनाव है जो राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़ती है। और इसी पार्टी में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को लगभग 413 सीटें लोकसभा चुनाव में मिली, या 400 से अधिक सीट लोकसभा चुनाव में मिली और 50% से अधिक वोट मिले। यह ऐसा बताया जाता है कि इंदिरा गांधी की सहानुभूति के कारण इतना राजीव गांधी को क्या मिले, वोट मिले थे। अब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके दिमाग में एक बात खटकती है कि राजीव गांधी, ध्यान रखना, राजनीति में ज़्यादा कोई सक्रिय व्यक्ति नहीं थे, इनको लाया गया था। तो जैसे ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये बात सोचते हैं कि मेरी राजनीति में इंदिरा गांधी जितनी पकड़ नहीं है, कुछ विधेयक, कुछ सांसद मेरी पार्टी को छोड़कर अन्य दल में जा सकते हैं, मेरी सरकार गिर सकती। ऐसा वो विचार करके क्या करते हैं कि क्यों न अपने दल बदल को रोके दे, कि कोई व्यक्ति दल बदल नहीं कर सकता। तो ये भी एक मुख्य कारण बताया जाता है दल बदल कानून को लेकर। तो ये 2 कारण हो गए, एक गयाराम वाली बात 1967 और एक राजीव गांधी सरकार की बात। अब देखो, राजीव गांधी सरकार दल बदल कानून बनाती है। पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि दल बदल कानून भारत में किस सरकार द्वारा बनाया गया? तो राजीव गांधी सरकार द्वारा बनाया गया। क्लियर होगी बात? कि सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दल बदल कानून भारत में किस सरकार द्वारा बनाया गया, तो राजीव गांधी सरकार द्वारा बनाया गया। राजीव गांधी सरकार द्वारा 52वां संविधान संशोधन किया गया था। तो कब? 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान में वर्तमान में टोटल अनुसूची कितनी है? तो 12 है। और मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी।
9, 10, 11 और 12 4 अनुसूची क्या जोड़ दी गई? नहीं जोड़ दी गई। 9वीं अनुसूची भू राजस्व संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगरीय। अब जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन 52 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल संबंधित क्या बनाए गए? कानून। तो पहला यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि दल बदल जैसे कानून का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में किया गया। और 10वीं अनुसूची जोड़ी कब गई? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल क्या बनाया गया? कानूनी बनाया गया। अब ये तो आपको सबको पता है कि दल बदल कानून कब बनाया गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल संबंधित कानून बनाए गए। अब देखो ये लगातार चर्चा में होने के कारण ये पूछा जा सकता है कि ये कानून प्रभाव में कब आया, इफेक्ट में कब आया, कि दल बदल जो कानून है वो प्रभाव में कब आया? तो 1 मार्च 1985 को ये कानून किस में आता है? प्रभाव में आता है, अर्थात ये कानून क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। 1 मार्च 1985 को ये कानून लागू होता है और ये कानून पूरे भारत में लागू होता है, चाहे संसद सदस्य हो, पार्लियामेंट मेंबर हो, चाहे विधानसभा सदस्य हो, असेंबली के मेंबर हो, उन सभी के लिए क्या होता है? ये लागू होता है। देखो संसद व राज्य विधानसभाओं पर ऐसा नहीं कि केवल संसद में लागू किया गया, लोकसभा राज्यसभा सदस्यों पर लागू किया गया, विधानसभा सदस्यों पर लागू नहीं किया गया। तो ध्यान रखना ये कानून लोकसभा में भी लागू किया गया और विधानसभा में भी क्या किया गया? लागू किया गया। इसके तहत अनुच्छेद 101, 102 और 190 और 191 में क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। दोबारा बता रहा हूं सारी प्रक्रिया कि दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? दल बदल कानून से। दल बदल कानून प्रभाव में कब आया? 1 मार्च 1985। ये कानून लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा अर्थात संसद व विधानसभा में क्या होता है? लागू होता है। और इसके तहत अनुच्छेद 101, 102, 102, 190 और 191 जो अनुच्छेद इनमें क्या किए गए? परिवर्तन किए गए। अब देखो दल बदल कानून है क्या? ये तो कानून बनने की बात थी। अब आगे दल बदल कानून है क्या, इसकी बात करेंगे। इसके एक एक पॉइंट की अपन सारी बात क्लियर की जाएगी। इसमें देखो दल बदल कानून में अयोग्यता क्या है भाई? किस आधार पर आपको दल बदल में अयोग्य माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा? तो स्वेच्छा से राजनीतिक दल छोड़ दें। जैसे मान लीजिए कि कोई विधायक है और स्वेच्छा से वो राजनीतिक पार्टी को छोड़ दे, चुनाव जीतने के बाद की बात है, पूर्वक की नहीं है। जैसे कोई विधायक है और स्वेच्छा से राजनीतिक पार्टी छोड़ दें तो वो इसके लिए क्या माना जाएगा? अयोग्य माना जाएगा। अब ध्यान रखना, पार्टी भी निकाल दे तो वो भी इसमें क्या माना जाता है? अयोग्य। इस वैसे कानून को स्पष्ट नहीं किया गया है कि पार्टी निकाल दे तो क्या होगा? स्वयं छोड़ेगा, स्वेच्छा से छोड़ेगा तो क्या होगा, परंतु इसमें लिखा गया है कि कोई विधेयक या लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दे तो उस पर यह कानून क्या होगा? लागू होगा, वो अयोग्य माना। और वर्तमान में देखा जा रहा है कि पार्टी भी किसी विधायक या सांसद को निकाल दे तो वो भी क्या माना जाएगा? अयोग्य माना जाएगा। राजस्थान में यही मामला है। बताएंगे राजस्थान वाला पूरा मामला क्या है? यह ध्यान रखना, पार्टी विहिप के विपरीत हो। ये बहुत बार चर्चा में आता है कि पार्टी ने विहिप जारी किया, भाजपा ने अपना विहिप जारी किया। कल का जो न्यूज़पेपर देखा हो तो उसमें जो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत वो विहिप जारी करते हैं। धारा 370 को लेकर मोदी जी की सरकार ने विहिप जारी किया था। बहुत बार देखा जाता है कि पार्टी विहिप की बात की जाती है कि पार्टी ने अपना विहिप जारी कर दिया। ये विहिप बहुत अच्छी समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए कि सरकार, अब राजस्थान की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में वर्तमान जो कांग्रेस सरकार है वो विहिप जारी करती है। विहिप जारी का अर्थ ये होता है कि पार्टी के जो सदस्य हैं या पार्टी के जो विधायक हैं, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको विहिप जारी किया जाता है
और उनको पार्टी के पक्ष में क्या किया जाता है, मतदान किया जाता है। और यदि कोई विधायक, राजस्थान का कोई विधायक पार्टी के खिलाफ मत डालता है तो वो भी क्या होगा, दल बदल में आधार पर क्या होगा, अयोग्य होगा। पार्टी के पक्ष में व्हिप का अर्थ तो समझ गए आप कि पार्टी अपनी गाइडलाइन जारी करती है कि पार्टी के सभी विधायकों को, सभी लोकसभा सदस्यों को या सभी राज्यसभा सदस्यों को इस विधेयक के समर्थन में क्या देना है, आपको वोट देना है। या पार्टी विपक्ष की है, जैसे मान लीजिए धारा 370 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अपनी गाइडलाइन व्हिप जारी करके कह सकती है अपने सांसदों को कि आपको क्या देना है, विपक्ष में वोट देना। तो पार्टी चाहे सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, व्हिप जारी कर सकती। और यदि वो विधायक या सांसद उस व्हिप का उल्लंघन करता है तो वो दल बदल कानून का क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। या वो वोट देने में अनुपस्थित रहे, इसका व्हिप का अर्थ ये भी है कि वो जो सांसद है या जो विधायक है वो वोट देने के लिए नहीं जाए, अनुपस्थित रहे तो भी वो उसका क्या माना जाएगा, दोष। या पार्टी से हटकर वोट दें, जैसे कांग्रेस का है और भाजपा के पक्ष में वोट दें, या भाजपा का है कांग्रेस के पक्ष में वोट, पार्टी से हटकर वोट दे तो भी वो क्या माना जाएगा, अयोग्य। और कोई विधायक या सांसद पार्टी से हटकर वोट दे और 15 दिन के अंदर अंदर माफी नहीं मांगे, 15 दिन के अंदर अंदर माफी नहीं मांगे तो वो भी क्या माना जाएगा, अयोग्य। तो इस व्हिप से 3-4 कंडीशन बन जाती है। व्हिप का अर्थ पार्टी अपनी गाइडलाइन जारी करती है, उसके अनुसार उसको वोट देना पड़ता है, नहीं दे तो अयोग्य, पार्टी के पक्ष में वोट नहीं दे तो अयोग्य है, अनुपस्थित रहते तो अयोग्य, और पार्टी के विपक्ष में वोट भी देकर 15 दिन तक समाधान नहीं करें तो भी क्या है, अयोग्य है। अब देखो आगे तीसरी कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन बनती है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि कोई निर्दलीय विधायक, कोई विधायक चुना जाता है वो किसी भी पार्टी से नहीं, अर्थात वो निर्दलीय, या कोई लोकसभा सदस्य चुना जाता है या कोई राज्यसभा सदस्य चुना जाता है और वो किसी पार्टी से नहीं है, अर्थात निर्दलीय है, और चुनाव जीतने के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले। आई बात समझ, चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी को क्या कर ले, ज्वाइन कर ले, तो वो भी क्या होगा, अयोग्य होगा। जैसे अपन सीकर की बात करें, सीकर में खंडेला जो विधानसभा क्षेत्र है सीकर का, उसके वर्तमान विधायक है महादेव सिंह खंडेला। और महादेव सिंह खंडेला पूर्व तो कांग्रेस पार्टी में थे, परंतु अब की बार 2018 के विधानसभा चुनाव में उनको कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलती है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। अब वो वर्तमान में कांग्रेस के साथ तो हैं, परंतु वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात कि कांग्रेस पार्टी के साथ तो हैं पर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो कोई निर्दलीय सांसद है या विधायक है तो वो चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करता है तो वो भी इस आधार पर क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। मनोनीत सदस्य जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं, देखो मनोनीत सदस्य राज्यसभा में कितने होते हैं, 12 होते हैं, लोकसभा में कितने होते हैं, 2 होते हैं, और विधानसभा में कितने होते हैं, 1 होते हैं। ये 2 और 1 वाला प्रावधान तो वर्तमान में समाप्ति कर दिया। बात को सुनना, अनुच्छेद 80 एक ये कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेगा और ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा से होने चाहिए। क्लियर हो गई 12 की बात। आगे देखो बात करते हैं कि अनुच्छेद 331 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करेगा जिनका संबंध आंग्ल भारतीय समुदाय या एंग्लो इंडियन समुदाय से हो, और 1 सदस्य अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभा में मनोनीत करेगा राज्यपाल। ये प्रावधान है जो विधानसभा और लोकसभा वाला, ये प्रावधान है वर्तमान में वर्ष 2020 में क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। 26 जनवरी 2020 को समाप्त कर दिए गए। और ये 12 राज्यसभा में मनोनीत सदस्य वर्तमान में भी होते हैं। अब जैसे रंजन गोगोई को मनोनीत किया गया है राज्यसभा में, तो कहने की बात है कि कोई नॉमिनेट मेंबर है, मनोनीत सदस्य है, और वो मनोनीत होने के 6 माह बाद, जैसे मान लीजिए कि आज वो मनोनीत होता है, आज से 6 माह बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो क्या माना जाएगा, अयोग्य। और आज मनोनीत करे और 6 माह के अंदर अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो वो अयोग्य नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो कोई मनोनीत सदस्य 6 माह बाद किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करें तो वो दल बदल के आधार पर क्या माना जाएगा,
अयोग्य माना जाएगा। आगे देखो दल बदल की एक अयोग्यता और आती है, 91वां संविधान संशोधन 2003। देखो 91वां संविधान संशोधन 2003 से पहले क्या प्रावधान था। 91 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 2003 में क्या था, इससे पहले प्रावधान था कि पार्टी के 1/3 से कम विधायक या सांसद दल परिवर्तन करते हैं तो वो क्या होंगे, दल बदल के आधार पर अयोग्य। 1/3 से कम, और यदि 1/3 सदस्य किसी पार्टी के 1/3 सदस्य दल परिवर्तन करते हैं तो वो अयोग्य नहीं होंगे। ये ध्यान रखना। कब की बात है, 2003 से पूर्व की स्थिति थी जब मूल कानून बना था। मूल कानून में प्रावधान था कि पार्टी के 1/3 सदस्य दल परिवर्तन करते हैं तो वो दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य नहीं होंगे, और 1/3 से कम करते हैं तो वो क्या होंगे, अयोग्य। संविधान समीक्षा आयोग, संविधान समीक्षा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003। और 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रावधान किया गया कि किसी राजनीतिक दल के या किसी पार्टी के 2/3 सदस्य दल परिवर्तन करते हैं तो वो अयोग्य नहीं माने जाएंगे, और यदि 2/3 से कम सदस्य दल परिवर्तन करते हैं तो वो क्या माने जाएंगे, अयोग्य माने जाएंगे। जैसे मैं आपको इसका उदाहरण दूं कि गोवा में कांग्रेस पार्टी के 15 विधायक थे और 15 में से 10 विधायक हैं जो क्या कर देते हैं, दल परिवर्तन कर लेते हैं, अर्थात भाजपा में चले जाते हैं। अब देखो 15 का 10 2/3 हो गया तो सीधी सी बात है, उनको अयोग्य नहीं ठहराया गया। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2018 में विधानसभा चुनाव होते हैं और 6 जो बसपा के विधायक हैं, 6 जो बसपा के विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, 6 के 6, और उनको अयोग्य नहीं माना जाता क्योंकि ये 2/3 या 2/3 से क्या है, ज़्यादा है। और पहले ये प्रावधान कितना था, तो ये पहले ये प्रावधान 1/3 था। क्लियर होगी बात। तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा किसी पार्टी के 2/3 सदस्य दल परिवर्तन करते हैं तो उनकी सदस्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता, और 2/3 से यदि कम सदस्य दल परिवर्तन करते हैं तो उनकी सदस्यता को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या किया गया, प्रावधान किया गया। अब देखो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि किसी विधायक को, किसी लोकसभा सदस्य को, किसी राज्यसभा सदस्य को अयोग्य करेगा कौन। मान लीजिए कि पिछली जो अपन ने 4 या 5 जो कंडीशन बताई थी उनके आधार पर कोई व्यक्ति अयोग्य हो रहा है तो उस अयोग्य घोषित करने की शक्ति किसके पास है। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन बन सकता है कि दल बदल की अयोग्यता के आधार पर सदस्यता समाप्त कौन करता है। तो सदन का जो अध्यक्ष होता है वो उसकी सदस्यता क्या करता है, समाप्त करता है। यदि दल बदल के आधार पर कोई व्यक्ति अयोग्य है तो उसकी सदस्यता समाप्त कौन करेगा, तो सदन का अध्यक्ष होता है, जो सदन का चेयरमैन होता है वो उसकी सदस्यता क्या करेगा, समाप्त। जैसे बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा सदस्यों की सदस्यता समाप्त कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर करेगा। मान लीजिए कि राजस्थान का कोई सांसद है और पार्टी परिवर्तन करता है, भाजपा से कांग्रेस में जाता है या भाजपा से अन्य में या कांग्रेस किसी भी दल में अन्य में जाता है, तो उसकी सदस्यता वर्तमान में कौन समाप्त करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो कोटा के सांसद ओम बिरला। पूरे भारत में कोई भी लोकसभा सदस्य यदि दल परिवर्तन करता है तो वर्तमान में उसकी सदस्यता समाप्त करने का पावर है जो लोकसभा स्पीकर के पास है। और यदि राज्यसभा सदस्य कोई दल परिवर्तन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कौन करेगा, तो राज्यसभा का सभापति या राज्यसभा का अध्यक्ष। और वर्तमान में राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू राज्यसभा के क्या है, सभापति हैं। ध्यान रखना, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति। और उपराष्ट्रपति को इसी बात को लेकर तनख्वाह दी जाती है कि वो राज्यसभा का क्या है,
सभापति। और ध्यान रखना, राज्यसभा का कोई सदस्य दल परिवर्तन करता है तो उसकी सदस्यता कौन समाप्त करेगा? तो उसकी सदस्यता है जो आपका राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति क्या करेगा? समाप्त करेगा। क्लियर हो गई बात। अब बात कर लेते हैं विधानसभा सदस्य। असेंबली की बात करते हैं तो विधानसभा का जो स्पीकर होता है वो विधानसभा सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर सकता है। जैसे राजस्थान में सचिन पायलट और इनका गुट वर्तमान में दल परिवर्तन कर रहा है या नहीं कर रहा है, दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जा रहा है, पार्टी नोटिस से चिपका देती है तो उसके आधार पर उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब राजस्थान विधानसभा का कोई सदस्य दल परिवर्तन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा का स्पीकर या चेयरमैन उसकी क्या करता है? सदस्यता समाप्त करता है। और राजस्थान विधानसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा का वर्तमान में अध्यक्ष है सीपी जोशी। कैलाश मेघवाल पूर्व था। तो विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है? विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता को निर्धारित करता है और अयोग्यता के आधार पर उनकी सदस्यता भी समाप्त कर देता है। तो सदन का अध्यक्ष दल बदल की अयोग्यता के आधार पर उनको अयोग्य ठहराता है और उनकी सदस्यता भी क्या कर सकता है? समाप्त कर देता है। तो क्लियर हो गई। अयोग्य घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो सदन के अध्यक्ष के पास है। अब देखो आगे पॉइंट की बात कर रहा हूं। आगे क्या होता है? आगे बात ये थी कि पहले तो पावर यही था कि सदन का अध्यक्ष जो करता वो फाइनल था, कि सदन के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष ने जो कर दिया वो मानना पड़ता था। परंतु एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि होलुहन बनाम जोचिलू मामला, ये 1993 का मामला था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा या सदन का जो अध्यक्ष जो निर्णय देता है उस निर्णय को न्यायपालिका में क्या दी जा सकती है? चुनौती। और वर्तमान में जो सचिन पायलट इनका गुट जो उच्च राजस्थान हाई कोर्ट में चर्चा में है वो इसी के कारण है। इससे पहले अध्यक्ष के निर्णय को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जाती थी, परंतु 1993 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अध्यक्ष के निर्णय को न्यायपालिका में क्या दी जा सकती है? चुनौती दी जा सकती। न्यायालय ने यह माना कि 10वीं अनुसूची के आधार पर प्रावधान पर संसद या राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते या कम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि 10वीं अनुसूची के अनुसार जो संसद सदस्य हैं, जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, जो विधानसभा सदस्य हैं, उनकी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन वो नहीं कर सकता है। क्लियर होगी बात। यदि वो हनन करता है तो उसकी न्यायपालिका में क्या दी जा सकती है? चुनौती दी जा सकती। तो सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सदन के अध्यक्ष के निर्णय को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती या नहीं दी जा सकती? तो ध्यान रखना, इसको चुनौती दी जा सकती है। आगे देखो, एक उच्च न्यायालय का निर्णय और आता है, इसको लेकर उच्च न्यायालय का मामला आता है एस ए संपत कुमार काले योद्धा मामला आता है 2016। उच्च न्यायालय स्पीकर को निश्चित समय की सीमा के भीतर अयोग्यता याचिका का फैसला करने का निर्देश दिया। ये बात बहुत अच्छी है कि जो सदन का अध्यक्ष है उसके सामने समय सीमा निश्चित नहीं है कि वो अयोग्यता 2 माह में निर्धारित करेगा, 6 माह में करेगा, 2 साल में करेगा, 5 साल में। इसके जैसे पार्टी पक्ष का मामला चलता है, जिस पार्टी मतलब यहां जाकर इसमें क्या होती है? मिस्टेक होती है, गड़बड़ होती है। क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि पार्टी के पक्ष में जिस पार्टी की सरकार है और जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी का ही विधानसभा या लोकसभा क्या होता है? अध्यक्ष होता है। जैसे राजस्थान में बात करेंगे तो राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, अध्यक्ष भी किसका है? कांग्रेस का। अब पार्टी क्या चाहती है कि 19 सदस्यों की सदस्यता समाप्त करनी है तो अध्यक्ष कर सकता है समय सीमा। अब मैं इसके सामने आपको 2 उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण तो दूंगा कि मणिपुर के 7 कांग्रेस विधायक सत्ता पक्ष की ओर बैठ रहे थे, विधानसभा में सत्ता पक्ष की ओर बैठ रहे थे और कांग्रेस ने शिकायत भी की। मणिपुर की बात है, मणिपुर में 7 कांग्रेस विधानसभा सदस्य सत्ता पक्ष की ओर बैठ रहे। कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत की कि ये पार्टी के 7 सदस्यों की सदस्यता समाप्त
की जाए, परंतु काफी दिनों तक वो सदस्यता समाप्त नहीं की गई। अब जाकर 2020 में जब वह राज्यसभा चुनाव है और भाजपा का जो उम्मीदवार था वो चुनाव हार रहा था, जो राज्यसभा की चुनाव पद्धति है उसके अनुसार पहले पता चल जाता है कि कौन चुनाव जीत सकता है, कौन हारेगा। तो चुनाव हारने की संभावना आई तो वो 7 सदस्यों की सदस्यता क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई और उन राज्यसभा सदस्य को चुनाव जीता दिया। कोई सीमा नहीं है, काफी लंबे समय तक ये मामला चला और राजस्थान में 19 जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अपना दल छोड़ते हैं। दल छोड़ने के साथ उनको अयोग्यता का क्या दे दिया जाता है, नोट। तो कहने की बात है, सत्ता जैसी चाहती है वैसा ही होता है। तो इसने कह दिया कि सत्ता की नहीं, चाहे सत्ता कुछ भी, चाहे पर एक निश्चित समय में क्या किया जाए, इसका निर्णय किया जाए। और 2020 में ध्यान रखना, हाई कोर्ट ने एक बात और भी बोली है इसमें कि असाधारण जो मामले होते हैं उनको 3 माह में क्या दिया जाना चाहिए, अध्यक्ष को डिसीजन दिया जाना चाहिए कि अयोग्य है या नहीं है। क्लियर होगी बात। तो हाई कोर्ट ये निर्देश दे सकता है स्पीकर को कि आप निश्चित समय सीमा के भीतर अयोग्यता याचिका का फैसला करें। जैसे राजस्थान वाला मामला, इसमें तो कर दिया गया है फैसला, यदि नहीं होता तो निश्चित समय का वो हाई कोर्ट क्या दे सकता है, आदेश। 2020 में ये कहा कि 3 माह के अंदर अंदर क्या दिया जाना चाहिए, निर्णय दिया जाना चाहिए। अब देखो आगे बात करते हैं पक्ष में तर्क कि दल बदल कानून लाभदायक है या नहीं, इसके पक्ष में तर्क की बात करते हैं। तो ये दलों में स्थिरता करने की सहायक है कि जैसे पार्टी बन गई तो वो एक स्तर लंबे समय तक चलेगी, दल एक क्या होगा, मजबूत होगा, लोग छोड़ेंगे नहीं। तो व्यवधान रहित शासन के लिए ये खावत वर्तमान में राजस्थान के लिए बहुत सूटेबल है कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है, पक्ष विपक्ष के पार्टी, पक्ष और विपक्ष की पार्टियों के विधायक होटलों में बैठे, शासन में व्यवधान है। कोरोना के पेशेंट लगातार राजस्थान में ग्रोथ कर रहे हैं, कोई देख रेख नहीं है, सब अपनी सरकार बनाने या तोड़ने में लगे हैं। यदि दल बदल पर पूर्णतः रोक होती तो ऐसा नहीं होता, सरकार लगातार 5 साल तक चलती, जनता की देख रेख होती है, होटलों वाला खेल क्या हो जाता, बंद हो जाता। आई बात। तो व्यवधान रहित शासन मतलब किसी प्रकार की बिना रुकावट के शासन चलेगा यदि दल बदल कानून होगा। हाँ, ये कठोर नहीं है, नॉर्मल है, इसकी बात करते हैं। तो व्यवधान रहित शासन के लिए लाभदायक, जनादेश का सम्मान करने के लिए जरूरी कानून। मान लीजिए कि राजस्थान के जनादेश ने चाहे कि राजस्थान में सरकार किसकी होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी की, और सरकार होने के बाद क्या होते हैं कि कुछ विधायक छोड़कर चले गए, तो जनादेश की बात नहीं रही, वो विधायकों की बात रही, जनता का कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो जनादेश का सम्मान करने के लिए यदि वो पार्टी के साथ दल बदल कानून के आधार पर आरोपी पाए जाते हैं तो वो डरेंगे और पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। तो जनादेश का सम्मान करने के लिए जरूरी कानून है। राजनीतिक पद या लालच में किसी सदस्य द्वारा दल बदल नहीं कर सकते। देखो ऐसा लिखा गया है कि राजनीतिक पद या लालच के रूप में किसी सदस्य द्वारा दल बदल नहीं कर सकते। बाकी वास्तविक रूप से कहानी यह है कि किसी पार्टी के पद के लालच में क्या करते हैं, दल बदल करते हैं। जैसे कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक की बात करें, चुनाव का परिणाम आता है, चुनाव के परिणाम में भाजपा को कितनी सीट मिली, 104, 80 किसको मिली, कांग्रेस को, और 37 किसको मिली, जेडीए जो पार्टी थी उसको मिली। सरकार कांग्रेस में जेडीए ने मिला ली, परंतु 17 विधायक इसकी पार्टी को क्या कर देते हैं, कांग्रेस और जेडीए पार्टी को छोड़ देते हैं और किस में शामिल हो जाते हैं, भाजपा। यहाँ 17 छोड़ते हैं तो फॉर्मेट काम हो जाते हैं। वहाँ की लोकसभा में कुल सदस्य कितने, 224, और 224 में से 17 किए कितने बचे, तो 224 में से 17 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 207, और 207 में से आधे मतलब बीजेपी की सरकार बन गई। और उनको लालच क्या दिया गया कि जैसे ही आप पूर्ण चुनाव जीत कर आओगे तो आपको कोई ना कोई मंत्री पद दे दिया जाएगा। और कर्नाटक में 3 उप मुख्यमंत्री बना दिए गए और इन 17 में से काफी विधायकों को बड़े मंत्री पद दे दिए गए। अब यदि इस प्रकार रोक लगा दी गई कि जो दल बदल के आधार पर अयोग्य है, वैसा प्रावधान है कि दल बदल के आधार पर अयोग्य जो होता है विधायक या सांसद, वो मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो उन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया, अयोग्य कहलाए नहीं, और वो दोबारा जीत कर क्या बन गए, उप मुख्यमंत्री हो। मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि ज्योतिराव सिंधिया केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनेंगे और यहाँ मध्य प्रदेश में जो विधायक त्याग पत्र देते हैं या
अन्य दल में शामिल होते हैं वो क्या करते हैं, बिना विधानसभा सदस्य के भी क्या बना दिए जाते हैं, मंत्री बना दिए जाते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये बात थी किसकी पक्ष में, तर्क की बात है। तो यदि दल बदल नहीं कर सकते हैं, ये पद के लालच में या राजनीतिक पद के लालच में वो दल बदले नहीं करेंगे। तो ये थे सारे पक्ष में, दलों की स्थिरता रहेगी, व्यवधान रहित शासन रहेगा, जनादेश का सम्मान होगा और राजनीतिक पद या लालच के रूप में वो किसी सदस्य द्वारा दल बदले नहीं कर सकते। अब देखो इसी की आगे बात करते हैं, विपक्ष में तर्क आते हैं कि विपक्ष में तर्क क्या है, दल बदल संबंधित कानूनी क्या है, इसकी बात करेंगे। तो इसकी बात क्या बनती है, विपक्ष में पार्टी लाइन से अलग लेकिन महत्वपूर्ण विचारों को नहीं सुना जाता है। कई बार विधायक या सांसद पार्टी लाइन से अलग हो जाता है, परंतु उसके विचार उस राज्य की, उस क्षेत्र की समस्याओं को भी नहीं सुना जाता है। जैसे मान लीजिए पंजाब और हरियाणा सतलज नदी का कुछ जल राजस्थान में आ रहा है, अब उस पंजाब और हरियाणा के जल को बिल्कुल कम कर दिया जाए और राजस्थान के लिए बढ़ा दिया जाए और इस विषय पर मतदान करवाया जाए, तो हरियाणा व पंजाब के सांसद इसके वोट नहीं देंगे, इसके खिलाफ वोट देंगे। तो वो अपने महत्वपूर्ण विचारों को नहीं सुना जाता है, सीधी सी बात है। पार्टी लाइन से अलग तो है लेकिन उसके महत्वपूर्ण विचारों को भी नहीं सुना जाता। इस कानून से जनता का नहीं बल्कि दलों का शासन या पार्टी का राज होता है। जब आप एक बार चुनाव जीत गए तो आपका जनता से कोई संबंध नहीं, आप जैसा पार्टी कहेगी वैसा ही करोगे। थार देश में राज किसका होगा, पार्टी का होगा। प्रतिनिधि लोकतंत्र की सच्ची भावना के खिलाफ, जो जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है लोकतंत्र की सच्ची भावना के खिलाफ होगा। उसको पता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग, मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोग यह बात चाहते हैं, परंतु ये पार्टी ऐसा नहीं कर रही है। तो सीधी सी बात है, लोकतंत्र की भावना के खिलाफ थोक व्यापार की अनुमति देता है। ये दल बदल कानून है जो थोक व्यापार की अनुमति देता है कि आप 2/3 से तो नहीं खरीद सकते, परंतु पूरे के पूरे खरीद सकते हो। जैसे कल के अखबार में था कि विपक्ष के जो नेता हैं श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़, वो क्या कहते हैं कि गहलोत सरकार हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। हॉर्स ट्रेडिंग का अर्थ होता है थोक व्यापार। कल के दैनिक भास्कर की खबर थी। हॉर्स ट्रेडिंग का ये था कि बीटीपी पार्टी के राजस्थान में जो 2 विधायक थे, वो 2 दिन पहले एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि हमें बंधक बनाया गया है, हमें चारों ओर पुलिस लगाई गई है, और 2 दिन बाद वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देते हैं। मतलब ऐसा लगता है विपक्ष को कि इनको क्या किया गया है, खरीदा गया है। तो वो हॉर्स ट्रेडिंग मतलब थोक व्यापार की अनुमति दी गई है। जैसे थोक व्यापार की अनुमति के लिए राजस्थान में बसपा के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो ये थोक व्यापार है। खुदरा व्यापार बंद कर दिए, रिटेलर बंद कर दिए, थोक व्यापार को क्या कर दिया गया, खोल दिया गया, खुदरा व्यापार बंद कर। गुजरात में जो कांग्रेस पार्टी के 15 विधायक थे उनमें से 10 खरीद लिए, 2/3 हो गए। तो थोक व्यापार को ये क्या देता है, अनुमति देता है, ध्यान रखना। तो ये बंद होना चाहिए, सीधी सी बात है, थोक व्यापार का सिस्टम बंद होना चाहिए। चुनाव से पूर्व गठबंधन शामिल नहीं है। भाई चुनाव से पूर्व यदि कोई पार्टियां गठबंधन कर लेती है तो वो शामिल नहीं है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, शिवसेना और भाजपा का गठबंधन था, और जैसे ही चुनाव होते हैं होने के बाद परिणाम आता है, परिणाम आने के बाद शिवसेना और भाजपा के मध्य मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या हो जाता है, अनबन हो जाती है, गठबंधन। तो इस प्रकार चुनाव से पूर्व भी यदि किसी पार्टी का गठबंधन किया जाता है तो वो भी क्या होना चाहिए, तो ये पूर्व गठबंधन शामिल ही नहीं है। समय की निश्चितता नहीं है, सत्ता पक्ष जैसा चाहता है वैसा होता है, सीधी सी बात है। राजस्थान के विधानसभा सदस्यों का निर्णय 1 दिन में आ जाता है, जबकि मणिपुर के विधानसभा सदस्यों का निर्णय कई सालों तक ही नहीं आता है। तो ये बातें हैं, तेलंगाना में है, कर्नाटक, सभी राज्यों में दल बदल। दुनिया के कई देशों में दल बदल जैसा कानून नहीं है। जहां अच्छे लोकतंत्र की बात की जाए, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, इनमें दल बदल जैसा कोई कानून नहीं है। नहीं कोई पार्टी भी जारी करती, कोई भी सदस्य पार्टी के खिलाफ वोट कर सकता है, पार्टी के पक्ष में वोट कर सकता है, इच्छा है तो वोट नहीं भी दे सकता। तो वह कई देशों में, तो ये ध्यान रखना, भारत में अच्छे लोकतंत्र की बात की जाए तो दल बदल जैसा कानून नहीं होना चाहिए। इसके विपक्ष की बात ये की गई है। क्लियर होगी बात। अब देखो आगे बात करते हैं इसकी। दिनेश गोस्वामी समिति दल बदल कानून को सुधारने के लिए क्या कहती है कि योग्य ठहराने का निर्णय
अभी मैंने बताया था कि दल बदल की अयोग्यता के आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त कौन करता है, तो सदन का अध्यक्ष करता है। और दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में चुनाव के सुधार के लिए गठित की गई थी। यह समिति कहती है कि दल बदल की अयोग्यता के आधार पर सदस्यों की सदस्यता राष्ट्रपति और राज्यपाल समाप्त करेगा और चुनाव आयोग की सिफारिशें किसकी सिफारिशें करेगा, तो चुनाव आयोग की सिफारिशें करेगा। होता क्या है कि सदन का अध्यक्ष सदस्यता समाप्त करता है और सदन का अध्यक्ष पार्टी लाइन से जुड़ा हुआ होता है, पार्टी का होता है, जबकि राष्ट्रपति राज्यपाल का पार्टी से थोड़ा कम संबंध होता है। इसलिए चुनाव आयोग की सिफारिश में राष्ट्रपति और राज्यपाल इनकी क्या करें, सदस्यता समाप्त करें। विधि आयोग कहता है कि थोक व्यापार को बंद किया जाना चाहिए। ये पूरे के पूरे विधायक या सांसद खरीद लें, ऐसा व्यापार क्या होना चाहिए, बंद। संविधान से आयोग ने कहा कि दल बदलू को मंत्री पद या राजनीतिक लाभकारी पद नहीं दिया जाना चाहिए, कि जो व्यक्ति दल बदल करता है उसको कोई राजनीतिक पद नहीं दिया जाना चाहिए, उसको मंत्री पद या लाभ का पद नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की सिफारिशें कुछ की गई है। अब देखो आगे बात करते हैं, आगे की राह क्या है कि आगे किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। तो जो निर्णय सदन का अध्यक्ष लेता है उस अध्यक्ष के निर्णय की समीक्षा की जानी चाहिए कि अध्यक्ष की जगह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को क्या दिया जाना चाहिए, अधिकार दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका व्यापक होनी चाहिए। किसी सदन के सदस्य की दल बदल के आधार पर अयोग्यता के आधार पर सदस्यता समाप्त की जाती है, तो उस विचार पर चुनाव आयोग की भूमिका क्या होनी चाहिए, महत्वपूर्ण होनी चाहिए। थोक व्यापार पर प्रतिबंध होना चाहिए। राजस्थान में बसपा के विधायकों का थोक व्यापार है, गोवा में कांग्रेस के विधायकों का थोक व्यापार हुआ। तो कहने की बात है इस प्रकार के थोक व्यापार को बंद किया जाना है। थोक व्यापार है ज्यादातर छोटे राज्यों में चलता है। सार्वजनिक पद और लाभकारी राजनीतिक पद पर रोक, कि यदि कोई दल बदल के आधार पर अयोग्य होता है तो उस पर क्या होना चाहिए, रोक होनी चाहिए। तो ये था दल बदल कानून। ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया है। अच्छा लगे तो इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका ध्यान रखना है, दल बदल कानून लगातार चर्चा में है। आपके कंपटीशन के काम का भी है और नॉलेज के काम का भी है। बहुत